पुणे के कोरेगांव पार्क के बीचों बीच फैला हुआ एलाइट बिजनेस अकादमी का प्रांगण उस सुबह एक बड़े समारोह जैसी गूंज में डूबा हुआ था। रंग बिरंगे स्टॉल, युवा जोश और बिजनेस फेस्ट की हलचल, सब कुछ था, पर एक स्टॉल ऐसा भी था जो चमक दमक से अलग, अपनी सादगी की वजह से सबका ध्यान खींच रहा था। स्टॉल के पीछे खड़ा एक लड़का, आदित्य मल्होत्रा, की सादगी किसी चित्रकथा की तरह थी। साधारण सफेद कुर्ता, पुरानी साइकिल से आए हुए बैग और हाथों में खुद बने संदेशों से सजा एक छोटा सा स्टॉल। हर कार्ड पर उसने कुछ ऐसा लिख रखा था जो सुनने वालों की आंखों में उतर जाता। एक सच मुस्कान के पीछे छुपा होता है। उसी भीड़ में आर्या सेन की आवाज और कदम अलग ही तरह की मौजूदगी दे रहे थे। आर्या, वो कॉलेज की वो लड़की जिसे लोग रानी कहते थे, डिजाइनर लहंगे, महंगी घंटियां और आत्मविश्वास की झिलमिलाहट। उसका नाम सुनते ही छात्र पाठशाला में सराहना और एक अलग सा शोर उठ जाता था। पर आज जब उसने आदित्य के स्टॉल की ओर देखा, उसकी हंसी में तिखापन और दिल में एक अजगब सा खिंचाव एक साथ खिल उठा। ये देखो, साइकिल वाला, आर्या ने अपने दोस्तों से कहा। ऐसा लगता है जैसे गलती से किसी काफिले में आ गया हो। उसकी आवाज में जो तंज था, उससे कुछ छात्र मुस्कुराए, कुछ ने नजरें झुका ली। आदित्य ने केवल देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे एक लक्ष्य चमक रहा था, लोगों की सच्ची पहचान जानने का लक्ष्य। फेस्ट के बीच जब फर्श पर संगीत की लय थमी और जजों की निगाहें सभी स्टॉल्स पर टिक गई, आदित्य की सरलता ने एक अन्य तरीके से सबको छू लिया। वो किसी शोरगुल से प्रभावित नहीं हुआ। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने आकर उसके कार्ड पढ़े और अस्त व्यस्त भीड़ के बीच एक लंबा ठहराव आ गया। आर्या का ध्यान, जो कि शुरुआत में उपहास में था, धीरे धीरे उस सादगी की गर्माहट की ओर खींचने लगा। वही आदित्य की जिंदगी के पीछे एक खामोश सस्पेंस भी था। शहर की आंखों से दूर एक विशाल हवेली, मल्होत्रा हॉल, और उसमें छिपा हुआ पारिवारिक राज। आदित्य वो लड़का नहीं था जिसे केवल फैशन या रुतबे से आंकना संभव हो। उसके पिता स्वर्गीय विवेक मल्होत्रा ने मल्होत्रा ग्रुप को मिट्टी से उठाकर देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी बनाया था। पर 2 साल पहले हुई एक दुर्घटना ने पूरे घर की धड़कन बदल दी। आदित्य ने फैसला किया था कि वो अपनी असली पहचान छुपाकर लोगों की सच्चाई जानेंगे। उसकी साइकिल, उसकी पुरानी चप्पलें, ये सब उसके इरादे का हिस्सा थी। वो जानना चाहता था कि कौन उसके साथ इसलिए है क्योंकि वह कोई अमीर उत्तराधिकारी है, और कौन उसकी इंसानियत के लिए साथ रहेगा। इसलिए उसने कॉलेज में एक नया रूप अपनाया, सादगी, शिष्टता और कटु अनुभवों का संयोजन। आर्या, जो जहां तक जाती लोगों की सराहना बटोरती, आज किसी अंतर्विरोध से जूझ रही थी। आदित्य की आंखों में उसे कुछ अलग दिखा, एक आत्मनिर्भर ठहराव जो उसके घमंड की हवा पर पानी फेर रहा था। उसने अपने दोस्तों के साथ हंसी उड़ाई थी, पर भीतर हल्की बेचैनी बैठे हुए थी। क्या सचमुच इस साइकिल वाले में कोई बात है? ये सवाल उसके मन में बार बार आने लगा। क्लास प्रोजेक्ट की घोषणा ने कहानी को नया मोड़ दिया। प्रोफेसर ने ग्रुप बनाते हुए कहा कि सभी को टीम वर्क में काम करना होगा, और किस्मत ने कुछ छात्रों को एक ही ग्रुप में बांध दिया, आर्या और आदित्य साथ। आर्या के होठों पर एक तिखी मुस्कान थी। तुम मेरे साथ काम करोगे? ये मजाक है क्या? पर आदित्य की आंखें केवल शांत थी, जैसे हर चुनौती उसके जिस्म का हिस्सा हो। पहली मीटिंग में आर्या की नेतृत्व छवि तुरंत उभर आई, वो दिशा देने लगी। पर जब आदित्य ने सरल तथ्यों पर आधारित रणनीति पेश की, तो उसकी सादगी में एक अलग दम नजर आया। समूह में मौजूद दूसरे सदस्यों मोहित और सानिया ने आदित्य की बात पर गौर किया। आदित्य ने आंकड़ों के सहारे बताया कि किस तरह मिडिल क्लास के लिए स्टाइलिश लेकिन किफायती कपड़ों की लाइन फर्म की तकदीर बदल सकती है। आर्या ने पहले मजाक उड़ाया, पर रोहन, एक अन्य समूह सदस्य
ने आदित्य के तर्कों को समर्थन दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, आदित्य की बुद्धिमत्ता और व्यवहार आर्या के भीतर एक नया आकर्षण जगा देने लगा। वही आक्रोश जो पहले उसका घमंड बनकर सामने आया करता था, अब उस आकर्षण में बदला समझो, पर गर्व अभी पूरी तरह से टला नहीं था। और इस तरह कोरेगांव पार्क की उस हलचल भरी सुबह से शुरू होकर आदित्य और आर्या की दुनिया में एक अजीब सा सिलसिला चल पड़ा। वो जो बातें जज्बात और चालाकियों के बीच में आती है, पर असली परख अभी बाकी थी। आगे की राह में प्यार, इम्तिहान और राज ऐसे मोड़ लाएंगे जो दोनों की सोच पलट देंगे। प्रोजेक्ट की जीत ने आदित्य की सादगी को लोगों की नजरों में अलग मुकाम दे दिया था, पर असली परीक्षा तो तब होने वाली थी जब अफसाने और परिवार के दरवाजे आड़े आने लगे। प्रोजेक्ट के बाद से आर्या बार बार आदित्य के पास आती, कभी काम के बहाने, कभी जिज्ञासा की वजह से, पर हर बार जब उनकी नजरें मिलती, हवा में एक अनकही बात सुलग उठती, जैसे दोनों के बीच किसी अदृश्य धागे ने छू कर रखा हो। एक शाम को कॉलेज के कैफे में दोनों अकेले रह गए। कैफे की हल्की रोशनी के बीच आर्या ने सीधे सवाल पूछ दिया, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? आदित्य ने जवाब दिया, गुस्सा आता है, पर मैं उसे दिखाकर कुछ साबित नहीं करना चाहता। उसकी आवाज में सच्चाई की मिठास थी। आर्या के मन में एक अजीब सी हलचल उठी। उसके लिए यह सहज नहीं था कि कोई उसकी चालाकी और दमखम पर पानी फेर दे। इसी बीच कॉलेज में एक अफसरशाही मामला उठा। वर्मा कॉरपोरेशन और मल्होत्रा ग्रुप के बीच एक संभावित साझेदारी की बात। मीडिया की नजरें दोनों फैमिलीज पर टिक गई। आर्या, जिसकी फैमिली टेक्सटाइल बिजनेस में थी, ने यह देखा कि उसके पिता बिजनेस में नई ऊंचाइयों के लिए उत्सुक है। पर समस्या तब शुरू हुई जब आर्या के पिता ने आदित्य को नापसंद करना शुरू कर दिया। तुम्हारे जैसे हाई स्टैंडर्ड परिवार की बेटी के लिए यह ठीक नहीं, उसने आर्या को खुलकर चेतावनी दी। आर्या के चेहरे पर क्रोध और शर्म का मेल था, पर आदित्य की बातों में अब सिर्फ प्यार नहीं था, एक गहरा उद्देश्य भी उभर रहा था। उसे मालूम था कि जब उसके परिवार और वर्मा परिवार के रिश्ते और गहरे होंगे, तब उसकी असली पहचान का खुलासा और भी प्रभावी साबित होगा। पर सच का पर्दाफाश करना आसान नहीं था, खासकर जब समाज की परतें इतनी महीन और जटिल हों। एक दिन कॉर्पोरेट वर्कशॉप के दौरान आदित्य और आर्या को साथ में एक केस स्टडी दे दी गई। वो मामला वाकई वर्मा कॉर्पोरेशन से जुड़ा हुआ था। दोनों को कुर्सियों पर एक दूसरे के सामने बैठना पड़ा और सिम्युलेटेड बॉर्डरूम में उन्होंने मिलकर रणनीति बनानी शुरू की। आर्या की सोच तेज थी, वो हमेशा से निर्णय लेने में तीक्ष्ण रही थी। आदित्य ने शांत होकर आंकड़े और रेफरेंस पेश किए। जब जजों ने दोनों की टीम की प्रस्तुति पर तालियां बजाईं, आर्या ने महसूस किया कि उसके भीतर एक आग सी जल रही है, न केवल जीतने की, बल्कि आदित्य की काबिलियत को स्वीकार करने की आग। पर लोगों के बीच सच्चाई कभी इतनी सहज नहीं होती। कॉलेज के कुछ छात्र, जिन्हें आर्या की रानियत से बहुत लाभ था, ने आर्या के खिलाफ साजिश रची। कुछ पोस्ट और अफवाहों ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। आदित्य का अतीत क्या है और क्या वो सिर्फ पोज दे रहा है? ये सुर्खियां आर्या के कानों तक पहुंची और उसने पहली बार सार्वजनिक दबाव महसूस किया। आदित्य ने अपने तरीके से लड़ाई चुन ली। उसने सामने से आकर उन अफवाहों को खारिज नहीं किया, बल्कि अपने काम और व्यवहार से लोगों को मनाने लगा। उसने कॉलेज में एक छोटी सी नेक पहल शुरू की, एक फ्री वर्कशॉप जहां छात्रों को सस्ते और टिकाऊ बिजनेस मॉडल बनाए सिखाया जाता। उसकी सादगी और लगन ने धीरे धीरे लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया। लोग उसके पास आते, उसे धन्यवाद देते और उसकी बिना दावे की मदद की सराहना करते। आर्या ने यह सब देखा और भीतर झकझोर उठी। उसका गर्व टूटता रहा, पर एक नई इज्जत पैदा हो रही थी, जो वही गर्व नहीं था। वो समझ गई कि आदित्य की सादगी न तो बनावटी है और न ही सिर्फ एक खेल,
ये उसके जज्बे का हिस्सा थी। पर कोटीन की खनक अब खामोश नहीं थी। अब घर और समाज की आवाजें और तीव्र हो रही थी। किसी रात आदित्य के हवेली वाले कमरे में एक अजनबी दस्तावेज आया, एक पुराने वसीयत के अंश की छवि जो अचानक सामने आई। दस्तावेज में कुछ ऐसे नाम और तिथियां थी जिन्हें देखकर आदित्य का चेहरा बदल गया। उसे संदेह हुआ कि कोई फिर से पुरानी कड़ियां उठाकर उनके परिवार में हलचल मचा रहा है। पर इस बार मसला निजी नहीं था। ये उनके परिवार की इज्जत और व्यवसाय की सुरक्षा का मामला बन चुका था। रात के सन्नाटे में जब पुणे की सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइटों की पीली रोशनी थिरक रही थी, आदित्य और आर्या दोनों अपने अपने कमरों में बेचैन थे। कॉलेज में उठी अफवाहें, घर से मिलने वाला दबाव और आदित्य के हाथ लगी वो रहस्यमयी वसीयत, तीनों ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया था जो किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकता था। अगली सुबह चीजें और अजीब मोड़ लेने लगी। आर्या को घर पहुंचते ही उसके पिता करण सेन ने बुलाया। वो गुस्से से भरे हुए थे। तुम इस लड़के आदित्य के साथ क्यों घूमती हो? उन्होंने कठोर आवाज में कहा। पापा, वो बुरा नहीं है। आर्या ने कोशिश की। बुरा नहीं? उसके खिलाफ आधा कॉलेज बोल रहा है। और ये क्या? अपने आप को बहुत नेक और मासूम दिखा रहा है। क्या तुम जानती हो वो असल में कौन है? आर्या चुप थी। उसका मन कह रहा था कि आदित्य दुनिया का सबसे सच्चा व्यक्ति है, पर उसके पिता की आवाज ने उसके दिल पर चोट की। हमारा परिवार एक बड़े कॉर्पोरेट डील के मुहाने पर खड़ा है। अगर मल्होत्रा ग्रुप और हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तुम अपनी निजी पसंद की वजह से घर की इस दाव पर नहीं लगा सकती, समझी? पहली बार आर्या की आंखें भर आई। उसका घमंड टूट चुका था। अब सिर्फ एक लड़की थी जो दो दुनियाओं के बीच फंस गई थी। उधर आदित्य अपनी हवेली में उस दस्तावेज के पन्नों को देख रहा था। उस पर लिखा था विवेक मल्होत्रा के असली उत्तराधिकारी के बारे में सच्चाई, और नीचे एक नाम, राघव मल्होत्रा। आदित्य ने गहरी सांस ली। राघव? कौन है ये? उसके मन में शक के बादल गरजने लगे। क्या कोई उसकी पहचान को चुनौती देने वाला था? और वो वसीयत असली है या जालसाजी? इन्हीं सवालों के बीच अगले दिन कॉलेज में एक बड़ा धमाका हुआ। ऑडिटोरियम के अंदर एक प्रस्तुति के दौरान एक अनजान आदमी सीधा मंच पर आ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में चालाकी। मेरा नाम राघव मल्होत्रा है, उसने माइक थामते हुए कहा, और मैं विवेक मल्होत्रा का असली बेटा हूं। पूरे हॉल में सन्नाटा। आर्या ने डर से आदित्य को देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। राघव आगे बोला, आदित्य मल्होत्रा, जिसे आप सब एक साधारण लड़का समझकर हंसते थे, असल में मल्होत्रा ग्रुप का गोद लिया हुआ बेटा है, और असली वारिस मैं हूं। हॉल में हड़कंप मच गया। कुछ लोग दबी आवाज में हंसे, कुछ स्तब्ध रह गए, पर सबसे गहरा वार आर्या के दिल पर लगा। आदित्य ने मुझे सच क्यों नहीं बताया? आदित्य का सीना भारी था, पर चेहरा शांत। वो मंच तक गया और राघव के सामने खड़ा हो गया। ये खेल किसने शुरू किया है? आदित्य ने धीमे पर दृढ़ स्वर में पूछा। राघव हंसा। सच तुम्हें चुभ रहा है, या डर लग रहा है कि पूरा मल्होत्रा साम्राज्य तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा? भीड़ में कानाफूसी बढ़ने लगी। रोहन और कुछ दोस्त आदित्य के पास खड़े हो गए। उधर आर्या की आंखें भर आई थी। उसके लिए अब यह सिर्फ सच या झूठ का मामला नहीं, राघव की अचानक की गई घोषणा, मैं विवेक मल्होत्रा का असली बेटा हूं, ने पूरा ऑडिटोरियम हिला दिया। हर निगाह आदित्य पर टिक गई थी। आर्या के दिल में तूफान उठ रहा था। आदित्य ने मुझसे ये क्यों छुपाया? लेकिन आदित्य की आंखों में सिर्फ दर्द था, कोई गुस्सा नहीं। वो शांत स्वर में बोला, राघव, अगर तुम्हारे पास सच में सबूत है तो सामने रखो। झूठ को चिल्लाने की जरूरत होती है, सच खुद बोलता है। राघव मुस्कुराया।
सच बोलेगा। आज रात वही जहां सब कुछ शुरू हुआ था, शिवपुरी घाट। आदित्य और आर्या दोनों साथ गए। चांदनी पानी पर चमक रही थी। राघव हाथ में एक पुरानी डायरी लेकर खड़ा था। उसने कहा, यह तुम्हारे पापा की आखिरी डायरी है। तुम सच जानना चाहते थे, लो। आदित्य ने घबराए हाथों से डायरी खोली। पहला ही पन्ना पढ़कर उसकी आंखें भर आई। आदित्य, खून नहीं, संस्कार वारिस बनाते हैं। राघव मेरा बेटा है, पर मेरा सपना तुम संभालोगे। आर्या ने आदित्य का हाथ थाम लिया। तुम्हारे पिता तुम्हें दिल से चुनते थे, खून से नहीं। राघव चुप था। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मैंने डायरी पहले पढ़ ली थी और पढ़कर मेरे भीतर की पूरी नफरत पिघल गई। फिर उसने धीरे से सिर झुकाया। मैं लालच में आकर तुम्हें चुनौती देने आया था, लेकिन तुम्हारे पिता वो बहुत महान इंसान थे। मैं उनके फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। राघव की आंखें भीग गई। तुम असली वारिस हो आदित्य, मैं सिर्फ गलतफहमी में जी रहा था। राघव ने डायरी आदित्य को सौंप दी। ये डायरी सिर्फ एक कागज नहीं थी, ये पिता का आशीर्वाद था, उनकी सोच थी। राघव बोला, अगर तुम मंजूर करो तो मैं दुश्मन नहीं, तुम्हारा भाई बनकर जीना चाहता हूं। आदित्य ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। खून के रिश्ते भगवान बनाता है, लेकिन दिल के रिश्ते इंसान। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्या मुस्कुरा उठी। आखिरकार झगड़े की जगह अपनापन उगने लगा था। कई दिनों बाद दोनों परिवार एक साथ बैठे। अनबोले घाव भर चुके थे। करण सेन ने आदित्य से कहा, आज समझ आया कि असली दौलत इंसानियत है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आर्या के होंठ हौले से कांपे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा। अब कोई राज नहीं, कोई डर नहीं, बस हम। आदित्य मुस्कुराया। और हमारे सच्चे रिश्ते। सूरज ढल रहा था। बहती हवा में नई शुरुआत की सुगंध थी। तीनों, आर्या, आदित्य और राघव, एक ही रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, जहां न खून की लड़ाई थी, न झूठ की दीवार, सिर्फ सच्चाई, परिवार और प्यार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।